हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस न्यू वीडियो में। आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो आपकी पॉकेट अलाउंस किस तरीके की होनी चाहिए, आप कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा इसके सर्विस कॉस्ट पे, या फिर वेयर एंड टेयर होने वाले जो भी पार्ट्स हैं वो कितने किलोमीटर के बाद ख़राब हो जाते हैं, या फिर साल में एक बार अगर किसी गाड़ी पर खर्चा आता है तो इस गाड़ी पर कितना खर्चा आएगा। तो हम बात अपाची के बारे में। अपाची जो ये BS4 मॉडल 2017 का है, इसका जो है ये एक्चुअली अपाची 4 भी है, 160 RTR 164 भी है। गाड़ी का कंडीशन आप देख लीजिए, गाड़ी का 6 साल हो गया हुआ है, 6 साल का ये गाड़ी हो गया। गाड़ी का कंडीशन अभी ऑलमोस्ट सही है क्योंकि मेंटेनेंस इसकी सही की गई है, तो गाड़ी का कंडीशन सही है क्योंकि 6 साल में स्पोर्ट बाइक का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आपको एक छोटी सी जानकारी मतलब देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो ये आगे वाला सॉकर है वो लीक है, मतलब लीकेज है इसमें। ठीक है, और ये वाला जो सॉकर है मतलब गाड़ी के राइट साइड वाला सॉकर लीक्ड है, और जो लेफ़्ट साइड वाला सॉकर है ये लीक नहीं है, ये सही है। तो एक कंक्लूज़न दिमाग में आता है कि किसी भी गाड़ी में एक साइड का सॉकर क्यों लीक हो जाता है। अगर सॉकर लीक हो, अगर गाड़ी पे उस टाइप का रफ़ यूज़ किया गया है, अगर प्रेशर पड़ता है तो दोनों साइड के सॉकर लीक होने चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हमने वो वाला सॉकर चेंज का जो वो पिन होता है, ऑयल सील होता है, वो हमने चेंज करा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट सर्विस में जब आप जाते हैं, चेंज कराने के बाद, उसको रिपेयर करवाने के बाद जब आप नेक्स्ट सर्विस में जाते हैं, जैसे 3000, 4000, 5000 किलोमीटर आप चला के जाते हैं, उसके बाद भी आपके गाड़ी का वही सॉकर जो है फिर से लीक्ड है ना। या फिर दूसरा उसके बगल दूसरे साइड वाला, अगर राइट वाला आपने चेंज कराया तो फिर लेफ़्ट वाला वो लीक हो गया। इसका मेन पॉइंट ये होता है ना, लोगों को उतना पता नहीं है। इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि आपका जो ये दोनों शॉकर है, सस्पेंशन है, इन दोनों पे ना अलाइंड वेट नहीं आता है। ठीक है, या फिर ये अलाइनमेंट के साथ अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है ना। यही दो रीज़न होते हैं, या तो दोनों पे बराबर वेट नहीं पड़ रहा है, इस वजह से लीक हो जाता है कोई एक जिस पे ज़्यादा वेट पड़ रहा हो, या दूसरा रीज़न ये है कि ये अलाइनमेंट के साथ अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से इन दोनों में से कोई एक जो है जो अनअलाइंड है उसका ऑयल सील कट जाता है, और ये बार बार कटता है ना। तो एक बार आपने चेंज करा लिया, दोबारा भी अगर वही सिस्टम हो रहा है, दोबारा भी वही प्रॉब्लम परसिस्ट हो रहा है, तो आप चेक करवाएं कि इसकी अलाइनमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद हम आते हैं इसी के नहीं, किसी भी स्पोर्ट बाइक के मेन घिसने पिटने वाले पार्ट पे, जो कि है चैन स्पॉकेट। ठीक है, चैन है ना, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है आपको। ठीक है, वैसे बजाज के बाइक्स की अपेक्षा इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि गाड़ी अभी तक ऑलमोस्ट कितनी चल चुकी है, हम देख लेते हैं। चौवालीस 863 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अराउंड 45,000 किलोमीटर के चल चुकी है ये। इसमें मैंने ना 2 बारी, ये दूसरा चैन स्पॉकेट है। अब मैं बताऊं आपको कि ये एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पे चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्ट बता पाना कि ये इतने किलोमीटर पे चेंज होता है, या 25,000 पे या 30,000 पे चेंज होता है, ये कहना मुश्किल है। ये डिपेंड करता है, जितने भी वियर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स हैं वो डिपेंड करता है राइडर के राइड क्वालिटी पे, है ना। आप किस तरीके से गाड़ी को अगर ज़्यादा खींच रहे हैं, गाड़ी को आपका आदत है कि तुरंत इनिशियल पिकअप आप कर दे रहे हैं गाड़ी का, तो उस स्थिति में जो है गाड़ी के इस तरीके के पार्ट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। ठीक है, अब मैं भी कुछ इसी तरीके से बाइक चलाता हूँ, है ना। मैं स्प्लेंडर टाइप से नहीं चलाता हूँ इसको मैं अपाची की तरह ही चलाता हूँ। जाहिर सी बात है, कोई अपाची रखा है तो उसको तो चाहिए ही वो वाला पिकअप चाहिए, और या फिर थोड़ा सा तोराबाजी तो करना ही होता है सब कोई, मुझे ही नहीं। तो ये दूसरा है ना, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। 25,000 किलोमीटर पे अगर एक बार ये चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अगर यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए, अब हमारा दूसरा जो वेयर एंड टेयर होने वाला इंटीरियर पार्ट है वो है क्लच प्लेट। इस गाड़ी का क्लच प्लेट भी हमें अब चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चेंज कराना ही पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि क्लच प्लेट कितने पे चेंज होता है। तो क्लच प्लेट के साथ भी वही सिस्टम है। क्लच प्लेट में भी मैं पिछली वीडियो में, अपने कई सारे वीडियो में, आई बटन में वो वीडियो आ रहा है क्लच प्लेट के रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हैं। क्लच प्लेट का क्या सिस्टम है कि वो भी ना वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स हैं। अंदर में उसका प्लेट होता है जिसमें टिप होती है,
जो कि ओवर द टाइम वो मतलब घिसता है ना। तो घिसते घिसते आप जिस तरीके से यूज़ करते हैं, क्लच का बहुत यूज़ है और उसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो वो क्लच प्लेट आपका 20,000 किलोमीटर पे भी घिस सकता है। और अभी जो इस गाड़ी में मान लीजिए आप 45,000 50,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल चुकी है, तो इतने में अगर क्लच प्लेट में चेंज करा रहा हूँ तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अब ये स्प्लेंडर या फिर कोई भी नॉर्मल कम्यूटर बाइक नहीं है कि इसकी जो क्लच प्लेट है वो कभी चेंज होगी ही नहीं, है ना। बहुत सारे राइडर्स हैं जिनका क्लच प्लेट कभी चेंज नहीं होता है, वो गाड़ी बेच देते हैं 4 साल 5 साल में। वैसे तो गाड़ी का 6 साल हो भी चुका है, लेकिन गाड़ी का जो एक्चुअल किलोमीटर रन किया है वो अंडर 2 ईयर्स ही हुआ है। ये पिछले 2 सालों में गाड़ी ठीक से चली है, पिछले 3 सालों में गाड़ी बस 8,000 किलोमीटर ही चली थी, है ना। तो कितने सालों का गाड़ी, इससे कुछ मैटर नहीं करता है। अगर 1 साल में ही गाड़ी को आप 50,000 किलोमीटर चला दे रहे हैं तो जो भी वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा 1 साल के अंदर ही, है ना। तो आप कितना चला रहे हैं इस पर भी बहुत डिपेंड करता है बाइक। अब बात करते हैं टायर की, ठीक है। पीछे वाले टायर के बारे में तो आपको हमने बताया था, लेकिन आगे वाले टायर की कंडीशन अगर मैं बताऊँ तो अभी भी ये चलने लायक है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी परेशान कर रहा है, लेकिन कभी कभी इसमें हवा कम हो जाती है। तो मैं बताऊं कि अभी ये 45,000 किलोमीटर तक चल चुकी है बाइक, लेकिन अभी आगे वाला टायर चेंज नहीं हुआ है, जो कि ऐसा नहीं कि बहुत चल गया, लेकिन ठीक है। आगे वाला टायर का कंडीशन बहुत सही है और बढ़िया चला है, ठीक है। पीछे वाला टायर हमने चेंज कराया था, वो मुझे याद नहीं है, 25,000 या 30,000 किलोमीटर पे हमने चेंज कराया था इसको, जो कि सही है। वो पीछे वाला टायर थोड़ा सा ज़्यादा स्किड करता है, मतलब स्किड करता है, उसकी वजह से जल्दी घिस जाता है ना, तो वो हमें चेंज कराना ही पड़ता है। चलिए बात करते हैं बाइक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर के तरफ। फीचर इन द सेंस कि इसका पार्ट है, वो पार्ट ये है कि मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग सिस्टम सबसे मैंडेटरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी गाड़ी को आप कितना भी भगा लो, अगर ब्रेकिंग सिस्टम अगर अच्छा है तो वो भगाना ठीक है, लेकिन अगर किसी भी गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो उसको ज़्यादा भगा नहीं सकते आप, है ना। क्योंकि आप भगा लिया, आपको अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी हुई तो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो इस वजह से ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसका वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं बताऊँ, मेरे गाड़ी में, मेरे बाइक में नॉर्मली सारे इस मॉडल के सारे बाइक में नॉर्मली ये प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पर्टिकुलर मेरे बाइक में या फिर और भी कुछ बाइक्स में हो सकती है, या डिस्क ब्रेक जितने भी बाइक्स में है उनमें से कई सारे बाइक्स में भी काफ़ी परसेंटेज बाइक में ये प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। मेरे पास उसका सर्वे नहीं है, तो इसलिए मैं गारंटेड नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि मैंने चलाई है बहुत सारी बाइक, तो उसमें मुझे बहुत सारे कुछ बाइक्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिला। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं ना, तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि ऑयल प्रेशर से ब्रेक लगता है। यहाँ नीचे जो डिस्क पैड होता है, इस चेम्बर के अंदर दोनों साइड डिस्क पैड होता है, जो इस तरीके से डिस्क प्लेट को होल्ड करता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ से ब्रेक पुश करते हैं तो यहाँ पे एक पिस्टन होता है, ये आप लंबा सा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा। तो इसमें एक पिस्टन होता है इतना बड़ा, जो हम ब्रेक जब पुश करते हैं तो ब्रेक के बाद ये पिस्टन ना इस तरीके से आगे जाता है और ऑयल को प्रेस करता है। ऑयल प्रेशर की वजह से यहाँ पे भी सिस्टम लगा हुआ होता है, यहाँ तक ये पाइप है ऑयल का, यहाँ पे ऑयल का प्रेशर आता है और उस वजह से डिस्क का जो पैड है वो इस तरीके से होल्ड करता है डिस्क प्लेट को। तो यहाँ पे जो पिस्टन है ना, वो ब्रेक दबाने के बाद जो पिस्टन अंदर जाती है तो फिर वो बाहर नहीं आती। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें इतना प्ले है, जो कि डिस्क ब्रेक में प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मतलब मुझे मेजर प्रॉब्लम लग रहा है इस बाइक में। मैंने कई बार इसकी सर्विसिंग भी कराई है, लेकिन ठीक है। तो इसका जो किट वगैरह है वो अंदर से चेंज कराना पड़ेगा, इधर पिस्टन वगैरह मेजर किट वगैरह होते हैं इसके, वो चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम इसकी जब ठीक थी तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बाइक बहुत जल्दी रुकती है। अब इसकी जो हैंडलिंग है ना, मैं बताऊँ आपको, इधर सामने से दिखाता हूँ। इसका जो हैंडल है वो पकड़ने के बाद आपको एक अलग एक्सपीरियंस फील होता है बैलेंसिंग का, वेट बैलेंसिंग का जो इसमें सिस्टम है वो आपको बहुत ही डिफरेंट फील होता है। यामा के FZ में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ वेट बैलेंसिंग किया हुआ है, तो आपको ये जो नेकेड बाइक है उसमें मोस्टली होता ही है। इसकी वेट बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है। आगे किसी भी बाइक में अगर आगे वेट ज़्यादा है तो उसकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है। अगर किसी बाइक में आगे, जैसे होंडा का SP 125 अभी जो नया आया है, पुराने में भी तो वही बात थी। होंडा के बाइक्स में क्या है ना कि आगे जो है ना वेट उतना नहीं होता है। किसी भी गाड़ी में अगर आगे वेट नहीं है तो आप उस पर अच्छा बैलेंस नहीं बना सकते हैं।
है ना। आपको थोड़ा सा डर लगेगा ब्रेक लगाने में, कितना भी स्पीड में है आप और दोनों ब्रेक कंबाइन करके भी अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो भी आगे वाला जो व्हील है ना वो स्किड करने का चांस रहता है, डर रहता है। लेकिन ये बाइक क्या है ना, विद ऑलरेडी इतनी भारी है, आगे जो इसका वेट है ना बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप ब्रेकिंग वगैरह करते हैं तो बहुत जल्दी गाड़ी रुक जाती है ना। कोई भी व्हील आपका स्किड करने का जो है डर नहीं रहता है। अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो ये लगवा रखा है ना, आपको पिछले कई सारे वीडियोस में इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया है, बताया भी है। ये एक्चुअली स्विच है इसका इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये एलईडी इंडिकेटर है, एलईडी स्ट्रिप इंडिकेटर है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, जो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एल्यूमिनेट करता है, इसमें एल्यूमिनेशन ज़्यादा है, मतलब चमकता बहुत ज़्यादा है, पतला सा है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत तेज़ है ना, इसका स्पीड बहुत तेज़ है। तो हमने इसमें हज़ार्ड लगाया हुआ था, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, हज़ार्ड का सिस्टम इसमें लगाया था, इधर अंदर में है, ये आपको ब्लू कलर का अगर आपको दिख रहा होगा, तो हमने हज़ार्ड लगाया था कि इसमें 16 या कुछ 25-26 तरीके से ये हज़ार्ड ब्लिंक करता था। तो इसका जो ओरिजिनल इंडिकेटर था ना उसमें हाइलोजन लगा हुआ था, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, वो उसका स्पीडिंग ऑन और ऑफ होने का जो है वो थोड़ा कम था, स्लो था, तो हज़ार्ड के साथ वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाता था। इसलिए हमने एलईडी इंडिकेटर मंगवाया था और लगाया था, काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा था, आपने पिछली वीडियो में देखा भी था। लेकिन प्रॉब्लम इन सब के साथ, जो भी आप एक्सटर्नल पार्ट्स लगाते हैं ना उसके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि ये मतलब हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में हमेशा ख़राब होते रहता है, ठीक है। प्रॉपर इसकी कंपनी फिटिंग की हर चीज़ की बात अलग होती है। 4 व्हीलर्स भी आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कंपनी फिटिंग, मतलब सीएनजी कंपनी फिटिंग आता है और सीएनजी आप बाहर से भी लगवाते हैं। उन दोनों में अलग अलग जो है मतलब बाहर से जो भी आप लगवाते हैं तो उसकी फ़िटिंग में फ़र्क आता है, कई बार वो फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और कंपनी फिटेड में बहुत गारंटेड रहता है ना, आपको डर नहीं रहता। कोई भी चीज़ कंपनी फिटेड अगर है किसी बाइक में, 4 व्हीलर में, तो कंपनी फिटेड का बात अलग होता है, उसकी फिनिशिंग अलग होती है। लेकिन आप बाहर से अगर लगवाते हो तो उसकी बात अलग हो जाती है ना, आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। तो ये बाहर से ये सब कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बाइक में, और कोई भी कस्टमाइजेशन बाइक के साथ इलीगल है, तो कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करवाएं। ये भी जो मैंने लगवाया है ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन बताना ज़रूरी है आप लोगों को, इसका जो ये है ना साइड स्टैंड बहुत परेशान करता है भाई, ये बार बार इसको तो आप ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद मैं आपको बता दूं कि सर्विस कॉस्ट इसकी जो है ना अराउंड 1500 के आ जाएगी आपको, ठीक है। नॉर्मली अगर कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ तो, वैसे जो भी आगे पीछे दोनों में डिस्क है ना, तो जब भी आप सर्विस में जाते हैं तो कोई ना कोई डिस्क पैड ज़रूर ख़राब होता है, तो वो आपको चेंज कराना पड़ता है। हर एक सर्विस में आपको कुछ ना कुछ चेंज कराना पड़ता है। इस वजह से 1500 से 2000 के बीच में आपका जो है ये खर्च आता है सर्विस कॉस्ट। और जो भी वेयर एंड टियर होने वाले पार्ट्स हैं ये डिपेंड करता है राइड क्वालिटी पे, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो आपको साल 2 साल में ना एक बार आपको इस पर मोटा खर्चा करना ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि आप बाइक को अगर इसी तरीके से यूज़ करते हैं, आपको बहुत भगाने का शौक़ है, तुरंत स्पीड पकड़ा दिया बाइक का, खूब स्पीड अगर आपने चलाया, मतलब 80, 90, 100 के स्पीड में अगर आपने गाड़ी को चलाया, तो जो भी वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स हैं उनका घिसना जायज़ है, ठीक है। तो अगर आप ये बाइक ले रहे हैं, या फिर ये तो BS4 है, BS6 में भी ले रहे हैं, तो अच्छा मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ इसमें। खैर इस वीडियो का वो टॉपिक है नहीं, BS6 के बारे में जिसको भी अगर कन्फ्यूज़न है कि बाइक कैसी है नहीं है, तो मैं भाई एक लाइन में बता दूँ, BS6 फ्यूचर है, और एक्चुअली वो तो मतलब आगे भी उसका नेक्स्ट वर्जन भी आ रहा है, लेकिन BS6 पे ही बेस्ड है नेक्स्ट वर्जन भी, BS6 2.0 करके आ रहा है, BS6 फेज़ 2 आ रहा है ना। तो मतलब थोड़ा सा BS6 को मैंने पहले भी बोला था कि उसको नया नॉर्म्स है तो उसको थोड़ा सा मैच्योर होने में समय लगेगा, वही फेज़ 2 में थोड़ा सा मैच्योर होकर वो आ रहा है। तो BS6 कहीं से भी ख़राब नहीं है, वो बहुत अच्छी बाइक है। इसमें BS4 में फ़ायदा क्या हो जाता है, मैं नॉर्मल यूज़र को बता दूं कि अगर आप फ्यूल डलवाते हो ना तो आपको उसमें थोड़ा सा राहत मिल जाता है। उसमें BS6 में आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते फ्यूल के साथ, है ना। लेकिन BS4 में क्या है कि आपके पास 150 का भी अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हो, वैसे इन सब बाइक्स में 150 का पेट्रोल तो क्या ही डलवाओगे, आप कितनी दूर जा पाओगे। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, इसी बाइक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी BS4 और किसी भी BS6 की बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें क्या है ना, आप थोड़ा सा भी पेट्रोल डाल के जा सकते हो, गाड़ी की
मतलब टंकी खाली भी है, थोड़ा सा 250-300 ग्राम पेट्रोल है, अगर आधा लीटर भी पेट्रोल है तो आप निकल सकते हो। लेकिन BS6 में भाई उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2 लीटर पेट्रोल अगर आपके बाइक में है तो आप समझो कि टंकी खाली है ना, क्योंकि उसका जो मोटर होता है उसके ऊपर में टिप होता है, मोटर पूरा डूबा हुआ होना चाहिए फ्यूल के अंदर। तो एक ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। वैसे आपको कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं हो जाता है, पेट्रोल उतना ही लगना है उसमें भी और इसमें भी, है ना। लेकिन वही है कि उसमें 2 लीटर स्टोर करके रखना पड़ता है, इसमें 2 लीटर स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है। सो गाइज़, आज के वीडियो में बस यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने आया था। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।